नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर की लड़ाई, तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाम पाकिस्तान की लड़ाई और इसके अलावा तहरीके इंसाफ पाकिस्तान यानी कि इमरान खान बनाम पाकिस्तान और इसके बीच में मोदी जी कूद पड़े, इसके बीच में कतर कूद पड़ा, इसके बीच में ईरान कूद पड़ा, ईरान के अलावा उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान टूट पड़ा। और पाकिस्तान इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि यूएई में जिस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हुआ है, इन सब के पीछे मोदी दांव और मोदी जी का ये जो चौतरफा पॉलिटिक्स, मैं समझता हूं कि मोदी जी लंबे समय से भारत की पॉलिटिक्स में लगभग 25 वर्ष से बैठे हुए हैं और अभी वो भारत के प्रधानमंत्री भी पिछले 12 वर्ष से हैं। लगभग भारत के प्रधानमंत्री रहने के नाते पाकिस्तान में अब तक कितने मतलब मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान में कितनी सरकारें बदल गई, ये बात है। दूसरी बात, पाकिस्तान को पहले तो अलग थलग ही किया था। पहले पाकिस्तान बिल्कुल संसार से कटा हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान पर मुस्लिम कंट्री भी किसी न किसी का दांव कर रहे हैं। और जो अफगानिस्तान के साथ मिलकर जिस प्रकार से मोदी जी ने अफगानिस्तान को बीच में रखते हुए सेंट्रलाइज पॉलिसी बनाई है और अब प्रॉक्सी से मतलब यह होता है कि अब हम पाकिस्तान से सीधा नहीं लड़ने वाले, अब हम पाकिस्तान को सीधा जवाब देने की बजाय वो उस प्रॉक्सी से लड़ते हैं। विश्व के, मैंने कई बार कहा है कि विश्व के ज्यादातर कंट्री, चाहे आप अमेरिका की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, और अब भारत भी प्रॉक्सियों से लड़ेगा। सीधा लड़ाई करके भारत को उलझाना उनकी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, लेकिन अब भारत ने ऐसा बुरा उलझाया। एक एक करके इन पर मैं बात करता हूं। और फिर जैसे तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि लगातार पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से यह न्यूज चलाई गई कि इमरान खान की मृत्यु हो गई है, इमरान खान की बॉडी को कहीं दफन कर दिया गया है, इमरान खान की बहनों ने धरना दे दिया, उनके बाल घसीटकर उनकी मारपीट हुई और इसके बाद ये खबर उड़ाई गई कि ये सब अफगानिस्तान की चाल है। लेकिन बात अफगानिस्तान की चाल हो या ना चाल हो, अफगानिस्तान बैठा हुआ है, पाकिस्तान को फतेह करना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान का स्टेबल होना जरूरी है, अफगानिस्तान के पास सेना का होना जरूरी है, अफगानिस्तान के बाद आज की तारीख में आधुनिक इक्विपमेंट आवश्यक हैं, आज की तारीख में आधुनिक शक्तियां आवश्यक हैं जो पाकिस्तान के पास तो है लेकिन अफगानिस्तान के पास नहीं है। अफगानिस्तान लंबे समय से इन विवादों में रहा, अभी अफगानिस्तान का डेवलप होना जरूरी है। हालांकि कितना डेवलप भारत सरकार उनको करवाएगी ये भारत सरकार तय करेगी, लेकिन भारत सरकार अभी लगातार उनके साथ काम कर रही है। इस बीच में जब उनके बेटे इमरान खान के बेटे ने साफ तौर पर कहा कि याद रखिएगा, अगर तहरीके इंसाफ पाकिस्तान के प्रमुख के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई या उनके शरीर के साथ किसी प्रकार का भी कुछ भी हुआ हो तो फिर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और सेना को जवाब देते नहीं बनेगा। यानी कि तहरीके इंसाफ पाकिस्तान जो कि सीधा सेना से लड़ रही थी वो। अच्छा, इसी बीच में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो 27वां संविधान संशोधन करके आसिम मुनीर को बिल्कुल इम्यून कर दिया, अल्लाह के बाद दूसरा व्यक्ति कर दिया, उसके बाद यूएनओ के ह्यूमन राइट कमीशन ने स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 27वां संविधान संशोधन है ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है, पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा। पाकिस्तान में इस प्रकार से किसी को भी इम्यून करना, उसको सैन्य शक्ति के साथ, तीनों सैनिक शक्तियों के साथ साथ राष्ट्रपति की शक्तियां देना, सुप्रीम कोर्ट को डिफंक्ट कर देना और इसके अलावा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग से बनाकर आसिम मुनीर के द्वारा नियुक्तियों की बात कही जाना और आसिम मुनीर को परमानेंट किसी भी क्रिमिनल केस में नहीं फंसाया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियर पावर की बटन आसिम मुनीर को दे देना और आसिम मुनीर के द्वारा देश में कोई भी काम किया जाए आसिम मुनीर जेल नहीं जा सकते और आसिम मुनीर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये संवैधानिक संशोधन पास कर दिया। तो फिर यूएन ह्यूमन राइट कमीशन को यह कहना पड़ा अपनी तरफ से कि पाकिस्तान खत्म हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं बची है, पाकिस्तान के साथ अब कैसे व्यवहार करना है यह विचार करना पड़ेगा। इस बात की तमगा पाकिस्तान को बहुत तेज लगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके सारे मंत्रियों ने एक सुर में कहना शुरू किया कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी संसद के पास है और संसद ने जो संवैधानिक संशोधन किया है उसका सम्मान विश्व को करना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन की जो बात है वो गलत है और यूएनओ जो बात कहने की कोशिश कर रहा है वो गलत कहने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन पार्लियामेंट से बाकायदा नियमों को पालन करते हुए 2/3 बहुमत से किया गया। वो भाई ह्यूमन राइट कमीशन कोई ये थोड़ी ना कह रहा कि पार्लियामेंट गलत है, वो तो ये कह रहे हैं कि जो ये शक्तियां मुनीर को दी गई हैं, मुनीर को जो इम्यून बना दिया गया है, मुनीर को अल्लाह के बाद दूसरा व्यक्ति घोषित कर दिया गया है, वो पाकिस्तान को खत्म कर देगा। मुनीर उस मामले में बहुत तेजी से
क्या करेगा ये बात है। अच्छा, इस बीच में पाकिस्तान के इशाक डार जो कि उनके मंत्री हैं, जो बयान देने में बड़े माहिर रहते हैं, उनका कहना यह हुआ कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान बैठा है तब से पाकिस्तान 4000 सैनिक गंवा चुका है। बड़े मतलब ये तो स्टेटमेंट एकदम पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बुरा है। 4000 सैनिक गंवा चुका है। अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहा है और पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान की एंट्री करवाता है, उनके लड़ाके बार बार अंदर आते हैं और इसके अतिरिक्त वो पाकिस्तान को पूर्ण रूप से डिस्टर्ब करता है, पाकिस्तान में इस्लामिक चरमपंथ को बढ़ावा देता है। अच्छा, इसी बीच में यह भी उनको कहना पड़ा, पाकिस्तान को यह कहना पड़ा कि भाई हमने अफगानिस्तान के बॉर्डर बार बार हम सीज कर देते हैं। इसलिए सीज करते हैं क्योंकि अफगानिस्तान की समस्या यह है कि अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, मतलब तालिबान सरकार को विश्व में रिकॉग्निशन नहीं मिली और तालिबान सरकार को चूंकि रिकॉग्निशन नहीं मिली इसलिए पाकिस्तान ही वो देश था जिसने रिकॉग्नाइज किया था। इसलिए पाकिस्तान के कराची पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए वो मेवाओं को जो भी उनके पास खाद्य सामग्री रहती है वो विश्व के साथ उसके थ्रू बेचते हैं। तो कराची पोर्ट का मतलब है पाकिस्तान में एंट्री करेगी। एक तरफ कराची पोर्ट से उनका सामान भी जाता है, दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को डिस्टर्ब भी करते हैं, अक्सर बम फोड़ दिया करते हैं, 100-200 लोग मार देते हैं। तो फिर पाकिस्तान के अंदर वो इस्लामिक शासन चाहते हैं और अफगानिस्तान एक तरफ ये चाहता है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा भूभाग उनका है, खैबर पख्तूनख्वा का, या फिर वो बलूचिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर पाकिस्तान बैठा हुआ है जो अफगानिस्तान का ओरिजिनली है। वो अफगानिस्तान को वापस चाहिए। गुरिल्ला युद्ध में विश्व में नंबर 1 है अफगानिस्तान के लोग। इसलिए ये गणितें बड़ी तेजी से चली। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि अफगानिस्तान के जिन चुंगियों से, जिन बॉर्डरों से, जिन गेटों से वो सामान आता था वहां पर बंद कर दिया। $200 मिलियन का नुकसान अफगानिस्तान का इससे होता है। जब अफगानिस्तान ने उनसे कहा कि ये तो गलत है, तब पाकिस्तान का जवाब था कि खून और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकता। अच्छा, ये बयान तो उन्होंने भारत से ही सीखा होगा क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि आतंकवाद और ये व्यापार साथ साथ नहीं चल सकता, इसलिए पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया था। और हम लगातार यही कहते हैं, विश्व हमसे कहता है कि उनसे बात करो, तो हमने कहा व्यापार और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता, हम व्यापार नहीं करेंगे, इनका आतंकवाद हम खत्म करके रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से वो हमारे यहां, चाहे पहलगाम की बात हो, चाहे पुलवामा की बात हो, चाहे उरी की बात हो, जितनी भी बात, तो हम कैसे उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। अच्छा, यही शब्द थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, लेकिन यही शब्द उन्होंने अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल कर लिया कि भाई खून और ये साथ साथ कैसे चलेगा। मुझे याद आया कि भाई ये तो मोदी जी की बात रिपीट मार दी उन्होंने। लेकिन अब सवाल यहां पर यह था कि अफगानिस्तान को वो पनिश करना चाहते थे कि अफगानिस्तान को किसी तरह से वो पनिश कर देंगे और अफगानिस्तान घुटपरा होकर उनके पास आ जाएगा, उनका ट्रेड रोक देंगे क्योंकि कोई और देश उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन वो भूल गए थे कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री पहले आए थे, उसके अलावा उनके जो व्यापारिक मंत्री थे वो भी हिंदुस्तान में ही थे पिछले 8 दिन से। उनके साथ भारत ने ट्रेड करने की ठान ली, कार्गो सेवाएं शुरू करने की बात कर दी और कार्गो सेवाएं बहुत जल्दी दिल्ली से काबुल से दिल्ली, काबुल से अमृतसर या काबुल से दूसरी जगहों पर कार्गो सेवाएं शुरू करने वाले हैं। कार्गो सेवाओं की खास बात यह है कि वो जो 5-6 दिन में सामान आता था बाया कराची, कराची से उधर जाता था, उधर से इधर आता था, वो सीधी कार्गो सेवाएं भारत से शुरू हो जाएंगी, यानी कि अफगानिस्तान से वो बाया ईरान आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान अपना स्पेस खोलेगा। ईरान के चाबहार पोर्ट, यानी कि कराची के पोर्ट का अब जो दूसरा अल्टरनेट है वो चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट भारत के कब्जे में है, यानी कि भारत ने उसको लीज पर ले रखा है। तो सवाल लेकिन यह है कि ईरान अनुमति देगा क्या अफगानिस्तान के रास्ते से? ईरान को भारत ने मनाया और ईरान में 30% टैक्स टैरिफ कम करने की बात कर दी गई। ईरान इस बात को मान गया कि 30% टैरिफ कम कर, हालांकि उनका महंगा हो जाएगा सामान, लेकिन 30% टैरिफ कम कर देंगे। 30% टैरिफ कम करने का मतलब ईरान का था कि अफगानिस्तान को बहुत बड़ी राहत। दूसरा क्या है कि यूरोप में कैसे वो घुसेंगे, तो भारत ने प्रयास किए और अब उज्बेकिस्तान का रास्ता खुलवा दिया। इसके अतिरिक्त भारत उनका ट्रेड पार्टनर बनने जा रहा है। भारत की सरकार ने कार्गो सर्विस शुरू करके बाया ईरान सीधा रास्ता खोल लिया है। इसका मतलब यह हो गया कि पाकिस्तान, जो कि अफगानिस्तान को सबक सिखाना चाहता था, अफगानिस्तान को रोकना चाहता था, अफगानिस्तान के विषय में उनके मस्तिष्क में यह बात बैठी हुई थी कि अफगानिस्तान घुटभरा उनके पास आ जाएगा और अफगानिस्तान जो कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहा है, लगातार पाकिस्तान के सैनिकों को मारकर उल्टा लटकाने की बात कर रहा है और जो वो कर रहा है उनके टैंक अक्सर
लगातार लूट कर, मतलब पाकिस्तान अगर उनके एरिया में घुसने की कोशिश करता है तो लगातार उनके टैंक लूट कर वो अफगानिस्तान की रोडों में उनकी पैंटें सैनिकों को या तो टांग कर या उनकी पैंटें लटका कर, देखो हमने इतने मार दिए और अब पाकिस्तान मींस क्या। लेकिन पाकिस्तान के पास अब एयर स्ट्राइक का मौका मिलता है, पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करी। अब अफगानिस्तान के पास क्या था, अफगानिस्तान में ऐसा कह रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने दे दिया कि भाई तुम्हारी सुरक्षा हम कर लेंगे, बाकी दवाओं की बात आती है, एसेंशियल एलिमेंट्स की बात आती है, बेसिक नीड्स की बात आती है, वो कार्गो सेवाएं शुरू करके सीधे अफगानिस्तान को देने वाले। अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ मिलने की या उनके नखड़ झेलने की सिर्फ एक वजह थी, वो था कि वो पाकिस्तान के थ्रू व्यापार करते थे। उनका जो सबसे बड़ा मेजर ट्रेड पार्टनर, उनकी 80% चीजों का है वो पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान उसको रीसेल वर्ल्ड में करता है अपने हिसाब से, यानी कि वो अफगानिस्तान का सामान आधे पौने में खरीदता था, उसके बाद वो विश्व के साथ ट्रेड करता था। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान पहले से ही वेंटिलेटर पर रखा हुआ है इकोनॉमी के मामले में। FATF से वो कुछ लोन शोन हो गया है, IMF से कुछ लोन हो गया है, जिसकी वजह से कुछ दिन तो वो चल जाएंगे। लेकिन इसी बीच में एक नई खबर आ गई। वो खबर ये आ गई कि UAE ने और दूसरे देशों ने पाकिस्तान के ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया, उनके वीजे कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे यहां से जो लोग आते हैं वो भीख मांगने के लिए आते हैं, हमारे यहां भिखारी बढ़ गया, भिखारियों को हम झेल नहीं पा रहे। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे यहां से जो मौलाना आते हैं, जो लोग आते हैं, जो मस्जिदों में जाते हैं, वो वहां पर अजान नमाज करवाते हैं, वो उल्टी सीधी तकरीरें करते हैं, जिसकी वजह से UAE डिस्टर्ब हो गया। यानी कि नकली मुसलमान असली मुसलमानों को बरगला देता है और उसका अल्लाह सही है या उसका वो पैगंबर को ज्यादा जानता है, ऐसा UAE के लोगों को उल्टा समझा देते हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद के खतरे में UAE दिखाई दे रहा है। सऊदी अरबिया पहले से अपने यहां अजान नमाज करवाने वाले मुल्लाओं को बैन कर चुका है, इसके अतिरिक्त तो उनके वीजे पर भी पार्टिकुलर कंसर्न कर चुका है। तो UAE से जो खबर आई तो पाकिस्तान को कहना पड़ा कि भाई हम उनसे बात करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे और सब ठीक हो जाएगा और कर देंगे। लेकिन इसी बीच में जब अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने यह प्रयास किया कि वो एयर स्ट्राइक कर देंगे, वो हमले कर देंगे, वो आतंक मचा देंगे, वो वहां बॉम्ब फेंक देंगे, न्यूक्लियर पावर की बटन असीम मुनीर के हाथ आ गई तो अफगानिस्तान को तबाह कर देंगे, तो कतर बीच में तो कूद पड़ा। अब UAE, कतर, सऊदी अरबिया, इनको छोड़कर पाकिस्तान कहां जा सकता है? यही तो उनके माई बाप हैं, टर्की और ये सब उनके माई बाप हैं। टर्की उनका साथ दे सकता है, लेकिन टर्की नाटो का सदस्य होने के नाते पूरा फुल फ्लैश वो नहीं खेल सकता जितना इंडिपेंडेंटली ये लोग खेल सकते हैं। तो फिर कतर कूद पड़ा। कतर ने ये कहा कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर हमले बंद करिए, बैठकर बात करिए। पाकिस्तान ने आश्वासन दिया कि भाई हम अफगानिस्तान के ऊपर नहीं वो कर देंगे, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहां मानने वाला है? उसने कहा कि भैया ये खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र हमारा है, वो तो हम वापस लेकर ही रहेंगे। दूसरा है कि जो बलूचिस्तान के अंदर उनका क्षेत्र है वो तो हम वापस लेकर ही रहेंगे। और बलूचिस्तान ऑलरेडी डिस्टर्ब कर रहा है इस समय। कराची में ऑलरेडी, मतलब सिंध में ऑलरेडी ऊधम मचा हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में जहां से इमरान खान आते हैं, इमरान खान की जहां पर सरकार हुआ करती थी, पंजाब सूबा भी इस समय डिस्टर्बेंस पर है और पाकिस्तान पूरे हाई अलर्ट पर है। अफगानिस्तान कह रहा है कि हम पाकिस्तान को जीत कर रहेंगे, पाकिस्तान कह रहा है हम अफगानिस्तान को खत्म करके रहेंगे, पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना का विरोध करने वाले इमरान खान को वो मार देंगे या मार दिया है। अब इमरान खान का बेटा और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऑलरेडी रोड पर था, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जो ऑलरेडी रोड पर था, वो और ऊधम मचा रहे। वो कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे अगर उनका कर दिया। उनका बेटा कह रहा है कि कम से कम शक्ल दिखा दो, कम से कम एक बार मेरी मुलाकात करवा दो, अगर वो जीवित हैं तो हमारी बात करवा दो, अदरवाइज ये पूरी संभावना है कि पाकिस्तान ने इमरान खान का काम खत्म कर दिया है। ये पूरी संभावना है कि अब उसको सामने लाते हैं तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान उग्र आंदोलन किए हुए थी, उसने तो पहले सेना पर भी हमला कर दिया था, सेना के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया था, सेना के सैनिकों पर हमला कर दिया था। तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को जब यह खबर मिल जाए कि वाकई में इमरान खान मारे गए हैं, तो आप सोच लीजिए कि अंदर क्या होगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या होगा, इसके अलावा TTP के साथ क्या होगा, तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के साथ क्या होगा, और अफगानिस्तान सीधा क्या करेगा। भारत इधर से बैठा ही हुआ है, उधर ईरान से भी पाकिस्तान के अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं। उधर ईरान ने
अफगानिस्तान पर टैरिफ कम कर दिया, उज्बेकिस्तान ने अपना बॉर्डर खोल दिया है, चाबहार पोर्ट से हम कार्गो सीधा करने को तैयार हैं, चाबहार पोर्ट से कराची पोर्ट उनका छुड़वाने को तैयार है, चाबहार पोर्ट से उनको व्यापार करने की बात आ रही है। और ये बता रहा है कि ये डी फैक्टो रिकॉग्निशन है। डी फैक्टो रिकॉग्निशन का मतलब है विश्व में कोई कंट्री तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं था। इसका लाभ पाकिस्तान उठा रहा था और इसी के लाभ में उसको लग रहा था कि अफगानिस्तान उसके खेमे में ही नहीं आ जाएगा, वो कश्मीर में भी उधम मचा देगा, वो हिंदुस्तान को तबाह कर देगा अफगानिस्तान के साथ मिलकर। लेकिन जिस हथियार से वो हिंदुस्तान को परेशान करना चाहते थे, उसी हथियार की बैरल उल्टी मोदी जी ने घुमा दी, यानी कि भारत सरकार ने घुमा दी पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान इस समय मुझे नहीं लगता इकोनॉमिक स्थिति में परेशान था, अफगानिस्तान का लाभ ले रहा था, वो खत्म हो रहा। अफगानिस्तान को वो दबाए हुए था, वो सिर्फ इसलिए दबाए हुए था क्योंकि उसकी इकोनॉमी वहां चलती है, उसके कराची पोर्ट से, या उसका ट्रेड पार्टनर है। वो अब भारत बनने जा रहा है, कोई दूसरा कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, उसको एक ट्रेड पार्टनर चाहिए था। भारत ने ट्रेड पार्टनर के नाते उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर को पहले बुलाया था, फिर हमने उनके ई कॉमर्स में वो कॉमर्स मिनिस्टर को बुलाया था, व्यापारिक मंत्रालय को, और फिर अब हम सीधा सीधा कार्गो सेवाएं शुरू करके विश्व के साथ अफगानिस्तान के जो सामान है उस सामान को विश्व की शक्ल दिखाना चाहते हैं। और अफगानिस्तान के अंदर जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, उनकी दवाइयों की व्यवस्था है, उनके स्कूलों की व्यवस्था है, उनकी सड़कों की व्यवस्था है, एंटी डिफेंस सिस्टम की व्यवस्था है, और यह भी संभव है, ऐसा कह रहे हैं, कुछ मिसाइलों की डील भी अफगानिस्तान के साथ हमारी हो रही है। उधर रशिया अफगानिस्तान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि रशिया का लंबे समय तक अफगानिस्तान पर कब्जा रहा है और अफगानिस्तान चूंकि यूएस के विरुद्ध में है, इसलिए रशिया उधर से सीधा हो रहा है। इसीलिए उज्बेकिस्तान, चूंकि वो एसआईटी का हिस्सा है, इसलिए उज्बेकिस्तान का रास्ता खोल दिया गया है। सीआईडी का मामला था, सीआईएस का मामला था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट तो उज्बेकिस्तान उसका हिस्सा है। उज्बेकिस्तान से रास्ता खुलना, उज्बेकिस्तान से बॉर्डर खुलना और उसके साथ विश्व के साथ ट्रेड होना, पाकिस्तान इससे बुरी स्थिति में कभी नहीं आया था। उधर डोनाल्ड ट्रंप उधम मचाई रहे हैं, यूएनओ अब लगातार कह ही रहा है, यूएनओ नाराज हो गया है और इधर से उनको यूएनओ के साथ हॉट टॉक करनी पड़ेगी। यूएई रास्ता खोल रहा है, यूएई उनके वीजा बंद कर रहा है, सऊदी अरेबिया उनको कुछ देने को तैयार नहीं, हाँ हूं पीठ तो थपथपा रहा है लेकिन वो कुछ देने को तैयार नहीं। कतर उनसे विरुद्ध में आ गया है। मतलब क्या, मोदी जी का दांव या भारत सरकार इस समय जो पाकिस्तान के साथ खेल रही है, असीम मुनीर को आप कितना भी घुमा कर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने जो रास्ता पकड़ा है वो पूर्ण रूप से पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं कि अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता बच नहीं रहा है। वो कौन से रास्ते से निकल कर जाएगा, वो कैसे इकोनॉमी चलाएगा, वो कैसे पाकिस्तान चलाएगा। अब एक ही रास्ता बनता है कि असीम मुनीर वो जो न्यूक्लियर बम की बटन लिए हुए हैं तो आत्महत्या कर ले, पाकिस्तान में ही छोड़ दे और काम कर दे खत्म, और कहे कि भाई मैं तो मरा, मैं तो मरूंगा सनम, तुमको भी ले डूबूंगा, मैं डूबूंगा तुमको भी ले डूबूंगा। ये बात पाकिस्तान के सामने इस समय आ रही है। मैं समझता हूं कि इससे अच्छी पॉलिटिक्स पिछले 75 साल में हमने कभी नहीं की। हमने बांग्लादेश वाले मामले में युद्ध किया, अपने बहुत सारे सैनिक पकड़वाए, छुड़ाए भी नहीं, उनके 90,000 छोड़ भी दिए, 93,000 हमने छोड़ भी दिए, अपने वाले हमने वापस नहीं लिए, और हमने जम्मू कश्मीर भी वापस नहीं लिया था। लेकिन आज की तारीख में ये 1971 वाला प्रकरण छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आज 55 साल बाद भारत, अब वो भारत नहीं है जो क्षमादान करेगा। आज का भारत पाकिस्तान का अस्तित्व रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। क्यों? क्योंकि अभी सिंध के विषय में भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं कि सिंध भारत में हो, भविष्य किसने देखा है भारत का हिस्सा हो। ये सब कुछ बता रहा है कि भारत कुछ तो बड़ा खेल रहा है, और भारत जो खेल रहा है उसका जवाब कैसे देंगे, क्या करेंगे, और पाकिस्तान का क्या होगा, न्यूक्लियर बम का क्या होगा, ये भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।